नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अगर आपको आपके परिवार के किसी भी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और तुरंत ही कोरोना वायरस की जांच करवाएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों की जो संख्या बढ़ रही है उसकी एक वजह ये भी है कि कई लोग सही वक्त पर इसकी जांच नहीं करवाते हैं, इलाज नहीं करवाते हैं। इसलिए एएनबी न्यूज आपसे आग्रह करता है कि अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दें तो आप इसकी जांच करवाएं और इस वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। आप उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून के स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्तराखंड राज्य द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुरस्कार प्राप्त किए गए। उत्तराखंड राज्य द्वारा 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट से तीसरा स्थान प्राप्त किया। नगर पंचायत चंद्रप्रयाग ने देश भर की 1 लाख से कम आबादी वाली निकायों में से सिटीजन फीडबैक श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। छावनी क्षेत्र अल्मोड़ा द्वारा सिटीजन फीडबैक श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहकर राज्य को तीसरा पुरस्कार दिलवाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने ये पुरस्कार प्राप्त किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले निकायों को बधाई देते हुए कहा कि निकायों इसी मनोयोग से आगे कार्य करना चाहिए। स्वच्छता के क्षेत्र में अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि राज्य के शहरों और निकायों की रैंकिंग में अच्छा सुधार हुआ है। इससे और बेहतर प्रदर्शन किए जाने पर उन्होंने बल दिया। देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के आए नतीजों में काशीपुर नगर निगम के तरक्की हासिल करते हुए 139वां नंबर हासिल किया है। बीते वर्ष के मुकाबले काशीपुर नगर निगम ने देश भर में स्वच्छ सर्वेक्षण में 169 स्थानों की उछाल लगाई। वहीं रुद्रपुर नगर निगम 316वें स्थान पर रहा। आपको बताते चलें कि वर्ष 2018 में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में काशीपुर 257वें स्थान पर रहा था, जबकि राज्य में तीसरा स्थान मिला था। बीते वर्ष 51 स्थान पिछड़कर काशीपुर ने 308वां स्थान हासिल किया था। वहीं इस बार काशीपुर ने 169 स्थान की छलांग लगाते हुए 139वां स्थान प्राप्त किया है। काशीपुर नगर निगम की इस उपलब्धि पर नगर निगम की महापौर उषा चौधरी ने नगर निगम के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मियों के साथ साथ काशीपुर की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि काशीपुर नगर निगम के द्वारा कुमाऊं में प्रथम स्थान प्राप्त और राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त करना बड़े हर्ष की बात है। सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी स्वच्छकारों को, अपने नगर निगम के समस्त कर्मचारियों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज हम ऑल इंडिया रैंक में हमने इतना सुधार हम लोगों का हुआ है कि पूर्व में जो हमारी 351 रैंक हमारी थी वो आज 139 रैंक हमारी बनी है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं काम हुआ है और ये भी हमारे लिए एक हर्ष की बात है कि कुमाऊं में हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और राज्य में हमें तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। हमने कोशिश बहुत की, काम बहुत हुआ, कहीं कमी नहीं रही। सिर्फ यदि कोई जो मुझे जानकारी मिली है कि एक विभाग रोडवेज बस स्टैंड के कारण हमारी रैंकिंग कहीं ना कहीं पिछड़ी है, जबकि हमने उनसे निरंतर निवेदन किया कि आप हमें इस शौचालय को सुधारीकरण के लिए आप हमें इसको दे दें, लेकिन उन्होंने हमें अंत समय तक भी उसका सुधारीकरण नहीं करने दिया। शायद मैं समझती हूँ इस कारण कहीं ना कहीं हम द्वितीय स्थान से पीछे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। दृढ़ इच्छा शक्ति जब इंसान की होती है, आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति होती है, तो हम आगे ऐसे और भी समय आएगा उसमें और अधिक अच्छी रैंक लाने का हम प्रयास करेंगे। एक बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने उत्तराखंड में सर्वे कराया जिसमें 62% लोगों ने कहा कि हमें उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए। तब हमने तय किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दे हैं। सब लोगों ने कहा कि आप उत्तराखंड में चुनाव लड़िए। हमें
क्लियर नहीं था कि उत्तराखंड में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो हमने फिर उत्तराखंड में सर्वे कराया और सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े। तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो तब आम आदमी पार्टी ने फिर हमने सबने मीटिंग की और तय किया कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में मुझे लगता है कि 3 मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एक तो रोज़गार नहीं है बच्चों के पास, जिसकी वजह से उत्तराखंड से पलायन बहुत हो रहा है। कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता। अगर वहीं रोज़गार मिलेगा तो लोग अपने घर में रह के ही रोज़गार करना चाहते हैं। दूसरा, वहाँ पे स्कूलों की बड़ी प्रॉब्लम है, शिक्षा की बड़ी प्रॉब्लम है, कॉलेजेस की बड़ी प्रॉब्लम है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्राइवेट स्कूलों का बहुत ज़्यादा शोषण है। तो जैसे दिल्ली के अंदर हमने ठीक किया स्कूलों को, शिक्षा को, वैसे ही वहाँ भी लोगों को अब ये भरोसा है कि यही लोग ठीक कर सकता है। इन्होंने दिल्ली में करके दिखाया, अब ये उत्तराखंड में भी करेंगे। और वैसे ही स्वास्थ्य सेवाओं का, अस्पतालों का, इसका बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे एक प्रथा है डंडी खंडी करके, जिसमें पहाड़ों के ऊपर लोग रहने वाले, वहाँ पे आसपास कोई अस्पताल, कोई क्लिनिक नहीं होता। तो अगर कोई बीमार हो जाए तो अपनी खटिया के ऊपर किसी को बिठा के और फिर दूर अस्पताल पैदल लेके जाते हैं। तो अब गांव-गांव के अंदर क्लिनिक खुलने चाहिए। जैसे दिल्ली में जब किसी ने यकीन नहीं किया था कि हर मोहल्ले में क्लिनिक खुल जाएंगे, ऐसे ही लोग जब मैं कहता हूँ तो यकीन नहीं करते कि गांव-गांव के अंदर, बस्ती-बस्ती के अंदर क्लिनिक हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली में हुए, वहाँ भी होंगे। उत्तराखंड के आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में इस बार आम आदमी पार्टी दमदार दस्तक देगी। आम आदमी पार्टी ने विधिवत उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में अपनी प्रत्याशी खड़े करने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद काशीपुर आम आदमी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। काशीपुर विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के नेताओं से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी पार्टी नेता अब 2022 के चुनावों के लिए तैयारी में लग चुके हैं। मयंक शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की इस विधिवत घोषणा से हर्ष की लहर दौड़ गई है। वहीं उत्तराखंड की जनता की इच्छा के अनुरूप यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड में पार्टी स्तर पर एक सर्वे कराया गया। सर्वे का मुख्य बिंदु थे कि क्या आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में उत्तराखंड में आ सकती है। पार्टी के इस इंटरनल सर्वे में 62% लोगों ने आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में चुना है। मूल उद्देश्य ये है कि पार्टी के बाद बार बार ये प्रेशर था कि चुनाव लड़ने जाना है, उस हेतु पार्टी ने एक सर्वे कराया। 62% उत्तराखंड की जनता ने ये चाहा है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी एक चुनावी रूप में, एक राजनीतिक दल के रूप में उभरे। इस उद्देश्य से पार्टी का सर्वे में 62% जनता ने ये चाहा है। और आज ये घोषित कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कि जो है पार्टी पूर्ण रूप से मन बना चुकी है जनता के अनुरूप कि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर पार्टी लड़ेगी। कुछ लोगों ने पार्टी को अप्रोच करा था, उत्तराखंड के लोगों ने दिल्ली में, कि उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में आना चाहिए। इस उद्देश्य से पार्टी ने इंटरनली डिसाइड करा कि उत्तराखंड प्रदेश की जनता का मत लिया जाना चाहिए। उस उद्देश्य से एक सर्वे किया गया था। सर्वे जैसे अन्य पहले भी और चुनावों में पार्टी कराती आई है, उसी तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने बीजेपी विधायक महेश जोशी यौन शोषण कांड में नया मोड़ आ गया है। जब 72 घंटे से गायब विधायक ने देहरादून में पुलिस के पास पहुंचकर अपने बयान दर्ज करवाए। दरअसल 3 दिन तक विधायक के बयान दर्ज न करने की वजह से पुलिस की आलोचना हो रही थी और पीड़ित ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट जाने की धमकी दी थी। इसके बाद देर शाम देहरादून के डीआईजी ने जांच अधिकारी को बदल दिया और जांच में सहयोग न करने वाले की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए थे। आखिरकार विधायक पुलिस के पास पहुंचे और बयान दर्ज करवाया। इस मामले में अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत और एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, विधायक पर आरोप लगाए हैं, लेकिन विधायक की पत्नी ने पहले इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है कि मेरे पति से जो है 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। और फिर महिला ने भी शिकायत की है। अब यह जांच का विषय है। अगर पुलिस जांच कर रही है और हमने पुलिस को कहा है कि बिल्कुल निष्पक्ष इसमें जांच कर लें,
अगर दोषी पाए जाएंगे विधायक जी तो तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि मेरे पीछे जो मेरे प्रतिद्वंदी लोग हैं वो लगे हुए हैं, ये षड्यंत्र का शिकार हो रहा हूँ मैं। मैंने कहा भाई ये तो षड्यंत्र के हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत बड़ा मामला हो रहा है, तो आप इसमें जल्दी पुलिस के सामने अपने बयान दो। तो उन्होंने बयान दे दिया है। अब पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच करके जो भी निर्णय करेगी, अगर उनको दोषी बताएगी तो तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब आरोप के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, आरोप तो कोई किसी पे कुछ लगा दे, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई जान को खतरा नहीं है। हम चाहेंगे कि वो सुरक्षित रहे और पुलिस उसकी हिफाजत करे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की उसको सुरक्षा देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ये खाली एक कहने की बात है। नहीं, पुलिस प्रशासन से मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने ये कहा है कि इसमें जो सच्चाई है वो निकालो। मुख्यमंत्री जी ने भी बात की है, उन्होंने कहा है कि जो सच्चाई है वो निकालो। सच्चाई जो है वो 1-2 दिन 3 दिन में सामने आ जाएगी। देखिए, इस प्रकरण में ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हो गई है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इसमें। और जो हमारे डिप्टी एसपी हैं शिव सदर अनुज, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी फैक्ट सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और फाइनली जो भी फैक्ट्स रहेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी फैक्ट्स आएंगे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और जो भी एलिगेशन रेज किए जा रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही हैं, सभी को हम लोग इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर रहे हैं और सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन कर रहे हैं। और जो भी आरोप में सत्यता पाई जाती है, जो एलिगेशन से सही निकलते हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ऑलरेडी जो थाना इंचार्ज है उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है कि जो भी सिक्योरिटी को लेकर के एस्पेक्ट्स हैं उनको एग्जामिन करेंगे और जहां पर भी पुलिस स्तर से कोई कार्रवाई अपेक्षित है इमीडिएटली की जाएगी। देखिए, एक प्रकरण में एक ही एफआईआर रजिस्टर की जाती है और ऑलरेडी इसमें एफआईआर हो चुकी है और जो भी इसमें एप्लीकेशंस आ रही हैं उसको हम इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर रहे हैं और सभी एस्पेक्ट्स में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी फैक्ट्स निकल के आएंगे इन्वेस्टिगेशन में उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो प्रकरण है उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही इसकी इन्वेस्टिगेशन जो हमारे सीओ सदर उनको दी गई है और जैसे मैं बार बार आपको रिपीट भी कर रहा हूँ कि जो भी इसमें फैक्ट्स निकल के आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सभी एस्पेक्ट्स को हम एग्जामिन कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट की जांच कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन आ रही हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर रहे हैं और जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी इसमें। और वक्त हो गई छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। थराली में नंदा राजेश्वरी की उत्सव डोली बुधवार को अपने छठे पड़ाव चेपड़ो गांव में पहुंची। इस दौरान थराली नगर क्षेत्र सहित यात्रा मार्ग पर देवी भक्तों ने देवी की पूजा अर्चना की। 14 अगस्त को सिद्धपीठ कुरुन से चलकर यात्रा विभिन्न पड़ावों को पार कर अपने छठे पड़ाव चेपड़ो गांव पहुंच गई है। बरसात के मौसम में कई दुर्गम रास्तों उफनते गंधेरों को पार करते हुए मां नंदा की ऐतिहासिक लोकजात यात्रा अपने पड़ावों को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। गुरुवार को ये यात्रा अपने 7वें पड़ाव पर भी पहुंची, लेकिन इस यात्रा में भक्तों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और ना ही किसी ने मास्क पहना।
यात्रा प्रारंभ हुई तो प्रथम पड़ाव पे हम सरपंच पहुँचे और द्वितीय पड़ाव पे कृष्ण और तीसरे पड़ाव पर हम बेटी घाट विकासखंड में पड़ता है और चौथे पड़ाव पर डूंगरी पहुँचे जो कि थराली तहसील के अंदर पड़ता है। और जितने पड़ाव में हम आए हैं अभी हमें यही लगा कि और सालों की वजह से अभी जो कोरोना महामारी चल रही है इससे लोगों ने काफ़ी सोशल डिस्टेंस अपने और मास्क के साथ लेकर आए हैं। हम सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज इस कोरोना काल में भी जो उत्साह देवी भक्तों में मिला वो एक ऐतिहासिक उत्साह मैं उसे कहूँगा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही उत्साह में लोग थे। कोरोना के वजह से लोगों ने तब भी अपने का आत्मसंयम बनाए रखे। आज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन यहाँ पर ग्राम चेपड़ों में आती है। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी माँ भगवती नंदा राजेश्वरी यहाँ पर आई और यहाँ पर पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष जितने भी प्रवासी भाई बहन थे, जितने भी भगवती के भगत थे, जितनी भी ध्यानें थी, जिन की भगवती माँ नंदा राजेश्वरी डोईवाला विधानसभा के सीरियो गांव में रेस्टोरेंट खोलने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र की फिजाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि कोरोना के बीच असामाजिक तत्व शहरों को छोड़कर गांव के सुंदर वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग सड़कों पर अश्लील हरकतें करते हैं जिससे गाँव की महिलाओं को पानी और अन्य कार्य करने के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं गाँव में खुले एक होम स्टे में ग्रामीणों के मुताबिक लगातार संदिग्धों का आवागमन जारी है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र का सुंदर वातावरण खराब होने लगा है। इसे लेकर गांव की महिलाएं, ग्राम प्रधान और पूर्व सैनिकों ने आगे आकर इसे रोकने के लिए गांव के मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग कर बाहरी तत्वों का गांव में प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया। जी, हमारी ग्राम पंचायत सीरियो गांव में एक अवैध रूप से एक रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है जिसका नाम डिंडियाली है और उन्होंने पूरा माहौल ख़राब किया है। पूरे हमारे 1 किलोमीटर का घना जंगल है और उस रेस्टोरेंट के नाम पर यहाँ पर कई कम से कम 60-60, 50-50, 100-100 गाड़ियाँ आती हैं और जिससे हमारी महिलाओं को घास लकड़ी ये सब जो हम अपना जीवन निर्वहन करते हैं, जिन चीज़ों से जल जंगल ज़मीन से हम जुड़े हैं, हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ये घने जंगल में आपत्तिजनक स्थितियों में भी लोग पाए गए जो कि हमें खुद असुरक्षा महसूस हो रही है। मैं एक ग्राम प्रधान होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं उनको आने से रोकूं और जो शराब माफिया जिन्होंने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के नाम पे, होम स्टे के नाम पे एक यहाँ पर एक इस तरह का अड्डा खोला है अपने यार दोस्तों की अय्याशी का, उसको मैं चाहती बंद हो। तो सबसे पहले जो ये लॉकडाउन के दौरान क्या है कि सबसे ज़्यादा जो आजकल लोगों को बाज़ारों में होटलों में नहीं बैठने दिया जा रहा, वो नहीं दिया जा रहा। इस वजह से क्या है सारे मतलब जितना बाज़ार का जितना कूड़ा कचरा है सब हमारे गांव की तरफ आ रहा है। उन्होंने मतलब गांव का हमारा इतना माहौल इतना ख़राब कर दिया है कि हमारे गांव की जो बहू बेटियाँ हैं उनको अपने पशुओं के लिए घास पात काटने तक के लिए वो नहीं जा पा रहे हैं। इस ढंग का माहौल है। रोडों में आप देख लीजिए अभी भी अगर हम कहीं सड़क की साइड जाते हैं तो लड़के लड़कियां सब खुलेआम दारू पी रहे हैं, है ना। तो इससे जो है हमें जो है अपनी बहू बेटियों का जो है बहुत ज़्यादा उनको परेशानी की स्थिति हो रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सैनिक कॉलोनी अंबीवाला देहरादून में 11वीं गढ़वाल राइफल्स के शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके परिवारजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि हवलदार राजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को ढूंढने के लिए जवानों ने काफी मेहनत की। रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष से भी इस संबंध में बात हुई थी। मुख्यमंत्री पहले भी हवलदार राजेंद्र सिंह के पिता और पत्नी से मिले थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शहीद राजेंद्र के परिवारजनों को सहायता राशि दी जाएगी। उनकी पत्नी को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर राजकीय सेवा में नौकरी दी जाएगी। इस अवसर पर विधायक हरवंश कपूर, गणेश जोशी, सहदेव और साथ ही अन्य सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं आधुनिक युग के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाई। वहीं गोदरपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र के समक्ष
पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की जयंती पर पूरे भारतवर्ष में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया और कहा कि वर्तमान सरकार भी बदली की राजनीति छोड़कर देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करे। का एक उद्देश्य ये भी है कि जो EIA रिपोर्ट भाजपा के द्वारा नई बनाई गई है 2020 की, उसमें पर्यावरण की जो शर्तें थी पर्यावरण संरक्षण की, उनको तार तार कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया है कि आज जो धनबल है वो पर्यावरण के आगे जीत चुका है। हम इस चीज़ का पूरी तरह से विरोध करते हैं और उस विरोध का तरीका भी है हमारा कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि देश किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का नहीं है, देश सभी का है और इसकी संपदा को, इसकी वनस्पतियों को बचाए रखना। ऋषिकेश में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म दिवस कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सादगी से मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य जयेंद्र अमोला के नेतृत्व में एकत्रित होकर नगर निगम पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज राजीव गांधी जी के, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के 76वीं जन्म दिवस के अवसर पर आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इस नगर निगम प्रांगण में उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और वो आज जितने ही राजीव गांधी जी को कहा जाए कि एक वो अग्रसर प्रधानमंत्री थे जिनने नई ऊर्जा देश को दी और संचार क्रांति, IT क्रांति और तमाम तरह की जो आज के युग में चल रहा है, वो इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस कारण हम सभी कांग्रेस जन आज नगर निगम में राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 76वीं जन्मतिथि के अवसर पर हम सभी कांग्रेस जन नगर निगम के प्रांगण में एकत्रित होकर यहाँ पर इनकी मूर्ति को माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और राजीव गांधी जी के जो किए गए कार्य, जो कि उन्होंने पूर्व में, चाहे वो मोबाइल क्रांति हो, चाहे वो सड़कों की दशा को सुधारने का काम किया, और सबसे बड़ी बात जो 18 साल के युवा को वोट देने का अधिकार उन्होंने दिया, तो उस 18 साल के युवा ने जो सरकार चुनने का काम किया, वो राजीव गांधी जी की देन है। हम सभी कांग्रेस जन राजीव जी को सत सत नमन करते हैं। और राजीव गांधी जी ने जो कि त्रिस्तरीय पंचायतों को अधिकार देने का काम किया था, वो भूतो न भविष्य की जैसा काम था। और हम सभी कांग्रेस जन उनको पुनः एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड, राजीव गांधी अमर। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी नैनीताल की सबसे बड़ी पार्किंग समस्या से निपटने के लिए जिलाधिकारी की कवायद रंग ला रही है। जिलाधिकारी ने पार्किंग निर्माण के लिए लोनिवी को 42 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नैनीताल में मल्लीताल फ्लैट्स के अलावा कोई बड़ी स्थायी पार्किंग नहीं है। नैनीताल में गर्मी के दौरान लाखों की संख्या में पर्यटन वहां पर पहुंचते हैं। इनमें से कई लोग अपने निजी वाहन और टैक्सी से आते हैं। इस दौरान रास्ते में पार्क की गई गाड़ियों की वजह से घंटों तक जाम लग जाता है। इससे निपटने के लिए कई जिलाधिकारियों ने प्रयत्न किए जो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। यहाँ सौंदर्यीकरण, महिला और पुरुष शौचालय, स्टाफ रूम आदि बनवाए जाएंगे। मेट्रोपोल की शत्रु संपत्ति को डिप्टी कस्टोडियन को दिलाने के नाम पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने 42 लाख रुपए की धनराशि बैरियर, CCTV कैमरे, सौंदर्यीकरण, महिला और पुरुष शौचालय, स्टाफ रूम आदि बनाने के लिए आदेश दिए हैं। पूर्व में जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर शत्रु संपत्ति के कस्टोडियम केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्ति परिसर की वाहन पार्किंग संपत्ति की अभिरक्षा तथा नियंत्रण के लिए स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्यों की अनुमति दे दी है। पार्किंग हमारे नैनीताल शहर के हार्ट में सिचुएटेड होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है बाय इट्स लोकेशनल एडवांटेज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इस पर हम कोई सकारात्मक एसेट नहीं क्रिएट कर पाए थे। सो ये प्लान हमने किया था कि पहले तो शत्रु संपत्ति होने के नाते इसकी विधिवत परमिशन ली जाए जो प्राप्त हो चुकी थी। अब इसको
एक एमिनिटी के रूप में डेवलप करना था टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे जो शहर में कंजेशन होता है हमारे पर्टिकुलर टूरिस्ट सीजन में उससे निजात मिल सके और इस एसेट का हम यूटिलाइज ठीक रूप में ऑप्टिमली यूज़ कर सकें। सो इसके दृष्टिगत वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन जिसमें संतलीकरण, बाउंड्री वॉल और एक एस्थेटिक आउटलुक के साथ ही एंट्री एग्जिट जूम बैरियर्स, हमारे वॉशरूम्स पुरुष महिला के लिए और कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग जो लेक चुंगी बैरियर में भी शुरू की गई है, उसी की तर्ज पे वहाँ पर हम प्रारंभ करेंगे। और इसके लिए इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट प्लान से हमने अराउंड 42 लाख रिलीज भी कर दिए हैं कार्यदायी संस्था को और जल्दी इस पे कार्य शुरू। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,